हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर रखी है। आज हम लोग इकोनॉमी की जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है उसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड तीनों आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, जो कि है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, देन एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो इससे पहले हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन पढ़ेंगे। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे हर एक पॉइंट को, जो कि एकदम से कुछ एक आपको न्यू कंसेप्ट भी पता चलेगा, न्यू पॉइंट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि लास्ट लेसन जितनी भी अभी तक इकॉनमी में हुई है उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। कल जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन, तो उसमें मैं आपको आंसर भी डिस्कस करूँगी। तो और भी लेसन देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारी लेसन देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। और लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए इकोनॉमिक पार्ट से। फर्स्ट आपको बताना है कि जो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 5 साल की जो लाई जा रही है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, यानी कि ये स्ट्रैटेजी किसके द्वारा लाई गई है। सेकंड है कि व्हाट आर रूल्स ऑफ ओरिजिन, आप रूल्स ऑफ ओरिजिन से क्या समझते हो। थर्ड है कि विवाद से विश्वास, ये किस चीज़ से रिलेटेड है और है क्या, इसके बारे में बताइए। मैं ज़रा सा भी यहाँ पे हिंट नहीं दूंगी, आप लोग को जो भी याद आ रहा है ज़रूर उसको नोट कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए। फोर्थ वन इज़ कि मेन फीचर्स क्या है, वो भी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट का। एंड फिफ्थ वन इज़ जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2020 का, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी बड़ी है, तो इसके बारे में बताइएगा। तो ये 5 क्वेश्चन है। आई होप कि इसमें आप लोग को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक पूछी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पहले लेसन देख लीजिए, उसके बाद ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग आज के आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के साथ। तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बनाया गया है और इसको 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया था, जिनके द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट भी सबमिट किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा 15 फाइनेंस कमीशन जो है उनके द्वारा यहाँ पे ये एक्सपर्ट ग्रुप जो है, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो यहाँ पे आपका सेटअप किया गया था। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इसके लिए रखा गया है, यानी कि हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जितना भी एक्सपोर्ट होता है, यानी कि हमारे कंट्री से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर भेजे जाते हैं तो उसको एसेस किया जाएगा। साथ ही इसके ऊपर ये जो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी है, ये देखने को मिलेगा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जो कि इस बार जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको जो चेंज हो रहा है, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक आप लोग देख रहे हो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो चेंज हो रहा है उसी में हमारा जो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को एक्सेस करने का, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे रिकमेंड भी किया जाएगा कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ मेजर्स की कैसे हम लोग फार्म प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, यानी कि अपने यहाँ की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज़ करें और कैसे हायर वैल्यू एडिशन यहाँ पे और ज़्यादा अनेबल करें। साथ ही यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाएगा एग्रीकल्चर वैल्यू में। साथ ही यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव्स है उसको सजेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। वो भी कब से कब तक का रखा गया है, ये तो 2026 तक का रखा गया है, यानी कि अगले 6 साल में ये काम किया जाएगा। तो मेनली यहाँ पे आप लोग देखो कि जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है वो भी यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, यानी कि जो हमारे यहाँ जितना पैदावार होता है, जितने भी फसल हमारे यहाँ उगाए जाते हैं उसको हम लोग दूसरे कंट्री में भेजते हैं। तो दूसरी कंट्री में भेजने से पहले उसको हम लोग को एक्सेस करना है कि कितना हम लोग भेज रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारा नुकसान है। साथ ही कुछ और स्ट्रैटेजीज लाया जाएगा, मेजर्स लाया जाएगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। साथ ही प्राइवेट जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, बट इससे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री का आज के डेट में क्या स्टेटस है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम लोग की क्या स्टेटस है, ये आप लोग को डिटेल में पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वर्ल्ड में, तो हम लोग सेकेंड नंबर पर आते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना हमारे यहाँ से जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ एरेबल लैंड सबसे ज़्यादा है, यानी कि खेती योग्य जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा है, 156 मिलियन हेक्टेयर तक का देखने को मिलेगा।
लास्ट ईयर 2019 की अगर बात करें तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे 38.7 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का एक्सपोर्ट किया गया है एग्रीकल्चर गुड्स, जिसका कि सिर्फ यहाँ पे 7% जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर ही प्रोडक्शन है। तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है वो 38.7 बिलियन है, जिसका सिर्फ मात्र 7% जो है आपको इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। इंडिया की रैंक अगर आप वर्ल्ड में देखोगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में तो वो 13 है। ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 13 है, बट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर में हम लोग सेकंड है। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग को क्लियर होता होगा, बट आप लोग जब क्वेश्चन देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। तो हम लोग प्रोड्यूसर में सेकंड प्रोड्यूसर है, बट जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम लोग 13 नंबर पे है। और किसी किसी प्रोडक्ट में हम लोग लीड कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि मिल्क हम लोग काफ़ी लंबे समय से जो है ना एकदम से हम लोग टॉप लीडर में ही है। हम लोग बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो है मिल्क को एक्सपोर्ट करते हैं। देन यहाँ पे बनाना है, देन मैंगोज़ भी है, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। अगर हम लोग की कॉजेज़ देखें यहाँ पे कि जो रैंक हमारा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि प्रोडक्शन में हम लोग वर्ल्ड में सेकंड नंबर में आते हैं, लेकिन वही एक्सपोर्ट की बात करें तो हम लोग घट के 13 नंबर पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आपको एक मार्जिन देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। तो ये लार्ज डोमेस्टिक डिमांड है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना उनका खाने का डिमांड होगा, फूड का डिमांड होगा। तो हम लोग जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर होते हुए भी हम लोग जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा आधा से ज़्यादा जो है हमारा कंजप्शन इंडिया में ही हो जाता है, यानी कि इंडियन पीपल्स के द्वारा ही कंज्यूम कर लिया जाता है। और हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। ठीक है, अगर हम लोग 2013 से 18 के बीच में देखें तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है। अगर इसी को हम लोग 2011 के कंपैरिजन में देखें, एक्सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो ये 10% जो CAGR है उससे भी हम लोग का ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्रोसेस भी ड्रॉप हो चुका है। अब ये हम लोग अभी देखेंगे कि CAGR है क्या, लेकिन पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि 2014, 15 और 16 ये 3 साल ऐसे थे जिसको कि काल युग कहा जाता था, काल ईयर कहा जाता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट था, बहुत ही ज़्यादा सूखा था, मानसून अच्छे नहीं आ रहे थे। और आपको पता है कि हमारा भारत जो है मानसून पे डिपेंडेंट होता है, मानसूनल एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ। जैसे जितनी अच्छी बारिश होगी उस साल उतनी अच्छे फसल आते हैं। लेकिन 14, 15, 16 ये 3 साल लगातार ड्रॉट आए, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था एज़ कंपैरिजन टू जो ग्लोबल प्रोसेस चल रहा था। तो ये बात रही। इंडिया के द्वारा आप देखोगे कि 70% जो कमोडिटीज़ है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता है, और वो भी हमारे नियर बाई जो जोग्राफीज़ है, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया। तो हम लोग जो अगल बगल वाले एरिया है उसमें 70% तक का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ 30% एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ? तो यूरोप में और अमेरिका वाले मार्केट में, जहाँ पर आप देखते हो कि हमारी एग्रीकल्चर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये भी एक बड़ी फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आप लोग देखो कि हमारा जो एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है वो 10% जो है CAGR, यानी कि यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, उससे हमारा जो है 10% यहाँ पे कम हमारा ड्रॉप हो चुका है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारा कम हो चुका है, जस्ट बिकॉज क्योंकि 2014, 15, 16 में कंटिन्यूस ड्रॉट आए थे। साथ ही अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास 2018 का एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी भी है, जिसमें कि मेनली हम लोग फोकस करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन का, यानी कि ऐसे हम लोग क्रॉप के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं इस पॉलिसी के तहत, जिसको कि एक्सपोर्ट कर सके। जो एक्सपोर्ट होता है यानी कि जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, उस तरीके के क्रॉप को हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भी बेटर फार्मर्स रियलाइजेशन और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, वो भी यहाँ पे विद इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि ये जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2018 का, ये पूरी तरीके से जो बनाया गया है वो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट पे फोकस करने के लिए, कि ऐसे प्रोडक्शन हमें करनी है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हो। साथ ही साथ हमें जो है फार्मर्स के लिए भी यहाँ पे सोच के चलना है कि उनको बेटर रियलाइजेशन मिल सके, यानी कि वो जितना इनपुट लगाते हैं उनको उतना आउटपुट तो मिले, साथ ही साथ अगर प्रॉफिट भी मिले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में आज की डेट में जो एग्रीकल्चर स्टेटस है। बात हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, तो इसका फ़ायदा क्या है सिग्निफिकेंस, ये समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्या होता है ना कि एग्रीकल्चर अगर हम लोग अपने क्रॉप को एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसकी पोटेंशियल आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि फ्यू ईयर्स में 40 बिलियन US डॉलर से लेकर जो है 70 बिलियन US डॉलर तक का इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारा पोटेंशियल रेट, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। साथ ही जॉब क्रिएशन भी इससे उतना ही होता है। एडिशनल एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट से आप देखोगे कि यहाँ पे 7 to 10 मिलियन जॉब्स जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे आपका निकल कर आता है। साथ ही फार्म इनकम भी बढ़ता है, जैसे कि हमारे सरकार का यहाँ पे सपना है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर बाहर जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो उससे बेटर रिटर्न मिलता है फार्मर्स को, तो फार्मर्स की इनकम भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज भी हम लोग अर्न कर पाते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं एग्री एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है 2018 का, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग देखते हो कि रेलिवेंट चीज़ों से पूछ लिया जाता है, तो हर एक चीज़ को यहाँ पे फूक फूक के देख के चलना है। तो सबसे पहले ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, इनका एम है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करना। वो भी कब तक? तो 2022 तक, यानी कि पहले हमारा 2018 में $30 बिलियन है, अब इसे हमें 2022 तक इसको डबल करना है, जो कि $60 बिलियन तक का है। यहाँ पे ट्राई किया जाएगा कि हमारे जो नोवेल, हमारे यहाँ का इंडिजिनस, ऑर्गेनिक, एथनिक, ट्रेडिशनल और जो नॉन ट्रेडिशनल एग्री प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उसको प्रमोट करना है। साथ ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनाइजेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे मार्केट एक्सेस को परस्यू करें। साथ ही जो बैरियर्स है उसको टैकल करना है, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाती है तो कहीं ना कहीं बैरियर देखने को मिलता है, तो वो सारे बैरियर को भी टैकल करना है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल एलिमेंट दोनों तरीके का है। स्ट्रैटेजिक एलिमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जनरल और जो कमोडिटी स्पेसिफिक मेजर्स है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ऑपरेशनल एलिमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो ब्रांड इंडिया है उसको प्रमोट किया जाएगा हमारे तरफ से। आप देखते हो कि आज की डेट में हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो हमारा जो खुद का यहाँ पे हमारे कंट्री का जो ब्रांड है उसको प्रमोट करने की बात की जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारे यहाँ एक अपेडा है। अपेडा कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, ये सबसे बड़ी बॉडी है जिसका यहाँ पे काम यही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना। और यही चीज़ यहाँ पे इसके लिए हमारे यहाँ एक बॉडी बनाया गया था जिसको हम लोग एपेडा कहते हैं, और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो एक कानून के द्वारा, जो कि है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 का। ये जो काम करते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही काम करते हैं। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एपेडा के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एपेडा, इनका काम क्या है, ये काम किसके अंदर करते हैं, तो मिनिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एंगल देखते हैं कि क्यों स्लो डाउन, यानी कि यहाँ पे स्लो डाउन है एग्री एक्सपोर्ट ग्रोथ में। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें आज की डेट में ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो रीज़न समझने का कोशिश करते हैं कि ये स्लो डाउन क्यों हुआ। स्लो डाउन सबसे पहली रीज़न है कि लो प्रोडक्टिविटी। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, ज़्यादा हमारे यहाँ जो है प्रोडक्ट ज़्यादा यहाँ पे बनेंगे, तो ऑब्वियस है कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जितना कम प्रोडक्टिविटी होगा उतना कम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंडियन फार्म्स आप देखोगे बहुत स्मॉल है, यानी कि 1-2 हेक्टेयर आपका ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी हार्डर है, यानी कि बहुत ही टफ हो जाता है कि हम लोग अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। साथ ही लो मैकेनाइजेशन है, यानी कि आप लोग यहाँ पे जानते हो कि इंडियन फार्मर्स आज की भी डेट में ट्रेडिशनल जो उनकी प्रैक्टिस चलते आ रही है खेती में, वो वही चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। मशीन वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। साथ ही हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट भी है, यानी कि इंडिया का कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक आप देखोगे आज की डेट में तो ये आपका 14% जो है वो जीडीपी का है। अगर हम लोग बात करें तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि एक्सपोर्टर्स है जैसे कि यूएस वगैरह है तो उनसे भी ज़्यादा है। यूएस का आप देखोगे कि 9.5% है, बट इंडिया का आप देखोगे तो हमारे जीडीपी का 14% तक यहाँ पे हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है। यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट आप देखते हो कि जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं या फिर इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट या इंटर कंट्री अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। साथ ही हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे मोर प्रोलिफिक एक्सपोर्टर है प्राइमरी कमोडिटीज़ का, और अगर हम लोग बात करें वैल्यू एडिशंस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। साथ ही कंट्री की अगर रैंक देखें तो ग्लोबली यानी कि प्रोसेस्ड मीट में जो है वो 10 आपको देखने को मिलेगा, 18 है हम लोग प्रोसेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। साथ ही डेयरी में अगर हम लोग देखें तो 35 रैंक में है, यानी कि लिमिटेड हमारा वैल्यू एडिशन है। रीज़न क्या है इस तरीके का कम वैल्यू एडिशन का? तो रीज़न यहाँ पे है कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, और जो जितना इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत होती है उतना इंसेंटिव्स भी हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है।
सो ये एक मेन रीज़न देखने को मिला। साथ ही इंसेंटिव्स अगर हम लोग देखें तो ये भी बहुत कम हो चुका है। इंसेंटिव्स कहने का मतलब है कि अगर कोई फार्मर्स कुछ एक्स्ट्रा अगर अगर वो प्रोडक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देती है। जैसे कि जैसे आप अपने कंपनी में या फिर कहीं पे भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा आपका मॉनेटरी एड दिया जाता है। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी है कि एग्री एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव्स बहुत कम दिया गया है, साथ ही साथ बहुत कम दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो नॉन टैरिफ बैरियर जो कि एनटीबी जिसको कहते हैं, तो इंडियन एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो भी इस तरीके का नॉन टैरिफ जो बैरियर है उसको वो फेस कर रहे हैं। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सैनिटरी और जो फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड है उसको लेकर, जिसमें कि हमारा जो लिमिट है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों में हमारी जो लिमिट्स है ना वो लिमिट्स आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि यूरोप वगैरह में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है। अगर नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें तो ये होता क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर की अगर बात करें तो ये एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन होता है। रेस्ट्रिक्शन कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई कंट्री चाहता है कि वो इस कंट्री की इस कंट्री की तो नहीं, लेकिन इस प्रोडक्ट को जो है वो अपने कंट्री में इम्पोर्ट होना नहीं देना चाहते, तो क्या होता है कि वो नॉन टैरिफ बैरियर लगा देते हैं, या फिर कॉस्टली भी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं चाइना से, तो अगर हम लोग वो सारी सामान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ईजिली वो आए, तो उसके लिए तो डंपिंग ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ये सारे है ही, बट नॉन टैरिफ बैरियर भी हम लोग लगा सकते हैं। जिससे क्या होता है कि एक तो हम लोग ऑलरेडी रोक लगाए हुए हैं, साथ ही कुछ कंडीशंस है, कुछ स्पेसिफिक मार्केट रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्या होगा कि चाइना को ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं इम्पोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और हमारे यहाँ इम्पोर्ट नहीं होगा। साथ ही साथ में भी उनको जो है ज़्यादा ड्यूटीज़ देना पड़े, ज़्यादा उनको टैरिफ वगैरह देना पड़े, जो कि उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा। सो ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये एक तरीके का मेजर्स होता है जो कि बायोसिक्योरिटी मेजर्स है। ठीक है, बायोसिक्योरिटी मेजर्स ये अप्लाई किया जाता है जिसमें कि हमारे ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हेल्थ रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे किसी ऐसे सब्सटेंस को या फिर ऐसे कोई भी चीज़ों को हम लोग इम्पोर्ट कर ले अपने कंट्री में जिससे जो कि आपका कंटामिनेटेड हो, अगर कोई हम लोग फूड को इम्पोर्ट कर रहे हैं और वो कंटामिनेटेड हो, तो इससे अगर कोई ह्यूमन बींग उसको कंज्यूम करते, कोई एनिमल कंज्यूम करते, तो मे भी उनके हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो अगर हम लोग ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करने के लिए या एनिमल प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को अगर हम लोग रोकते हैं, उस पर अगर हम लोग उसको अगर हम लोग अपने कंट्री में नहीं लाना चाहते, तो उसके लिए हम लोग बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेकर आते हैं, जिसको कि हम लोग सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि कब इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो आपका सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड है, ये गवर्न किया जाता है WTO के एग्रीमेंट से, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको गवर्न करती है। कोविड-19 की अगर कंडीशन देखें तो ये तो सब तहस नहस करके रखा गया है। तो पैंडेमिक जो है ना, उसके कारण आप देखोगे कि ग्लोबल फूड और जो एग्रीकल्चर ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे कम होने लगा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो चुका था। काफ़ी कंट्रीज़ जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे, कंप्लीट लॉकडाउन था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं ऑन था, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। तो इस वजह से जो है कोविड-19 के बाद एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो स्लो डाउन हो गया। सो दीज आर द रीज़न है जिसकी वजह से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इतना कम क्यों हो गया है। बट यहाँ पे जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था उसकी तरफ से बहुत ही अच्छे यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं, तो उन सुझाव को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला दिया गया है कि हमें क्रॉप वैल्यू चेन को समझना होगा। सबसे पहले हमें 22 क्रॉप वैल्यू चेन को यहाँ पे फोकस करना होगा, जो कि डिमांड ड्रिवन अप्रोच है। डिमांड ड्रिवन अप्रोच के साथ, यानी कि हर एक कंट्री में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट की किस क्रॉप की सबसे ज़्यादा जो है डिमांड है। हमारे कंट्री में किस क्रॉप की ज़्यादा डिमांड है, अदर कंट्री में किस क्रॉप की ज़्यादा डिमांड है, जिसको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और उस क्रॉप को हम लोग उगाने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि टारगेट करना है मार्केट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि हमें सबसे पहले अपने टारगेट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हम लोग को चूज़ करना है कि किस जगह पे हमें जो है अपने किस किस क्रॉप को, किस किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो पहले क्या होता है कि एम बनाना होता है ना कि ठीक है
जैसे कि आप लोग भी प्रीलिम्स में एम बनाते हो कि हिस्ट्री की क्वेश्चन करूँगा, प्रीलिम पॉलिटी की क्वेश्चन करूँगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है ना कि पहले हम लोग को मार्केट को टारगेट करना होगा कि किस किस मार्केट में हम लोग को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट करना है। साथ ही जो वैल्यू चेन क्लस्टर हॉलिस्टिकली यहाँ पे जो है उसको सॉल्व करना है और फोकस करना है वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे फार्मर्स जो है वो अपना यहाँ पे क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप उगाते हैं, उसके बाद उनका जो है ना एक्सपोर्ट होता है। तो जितना उन्होंने इनपुट लगाया, इनपुट कहने का मतलब है कि जितना उनकी बिजली खर्च हुई इरिगेशन करने में, जितना उनको बीज खरीदने में उनकी पैसे खर्च हुई, जितना फर्टिलाइज़र खरीदने में उनकी पैसे खर्च हुई, या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितना उन्होंने जो है कीटनाशक दवाइयाँ ये सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उतना उनको आउटपुट मिलना चाहिए। आउटपुट मिलने के साथ साथ अगर हमारे जीडीपी में भी उसका एडिशन ज़्यादा हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे फार्मर्स को और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, प्लस प्रॉफिट हो जाता है, तो ये क्या होता है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है, यानी कि हमारी जो है इंटरनेशनल मार्केट में पहुँच भी बढ़ रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारी जो है रिच भी हो रही है, साथ ही साथ हमारा जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और साथ ही साथ फार्मर्स की इनकम भी डबल हो रही है। तो वैल्यू एडिशन पे ही हमें मेनली यहाँ पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा ब्रांड इंडिया है उसको ग्लोबल मार्केट में लेकर आना है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि हमारे इंडिया में क्या होता है आज के डेट में, आप लोग भी ये चीज़ करते होंगे, फील करते हो ना, तो ये क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी खरीदने जाओ, फ़ोन खरीदने जाओगे, तो हमारे कंट्री का जो नोकिया है, लावा है, ये सारे फ़ोन को आप लोग जल्दी ऑप्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपको लगेगा कि नहीं सैमसंग खरीद लेते, इट इज़ बेटर, या फिर आप लोग वन प्लस खरीदोगे, या फिर आप लोग जो है एप्पल खरीदोगे। तो ये सारी डिमांड है क्योंकि ये ब्रांड है और ये आपका ग्लोबल मार्केट में ये ब्रांड चलती है। लावा आपका ग्लोबल मार्केट में नहीं चलता, नोकिया आपका ग्लोबल मार्केट में चलता था बट अब नहीं चलता, माइक्रोमैक्स वगैरह है ना, तो ये सारा फ़ोन नहीं उतना चलता। तो इसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हमारा जो ब्रांड है, हमारे इंडिया के जो ब्रांड है उसको हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में ब्रांड है उसको हम लोग चूज़ करते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो इंडियन ब्रांड है, जैसे कि हमारा जो आप लोग देखोगे कि ये लावा है, हमारा माइक्रोमैक्स है, तो ये माइक्रोमैक्स ये मुझे इतना क्लियर नहीं याद आ रहा है कि हमारे कंट्री का है कि नहीं, बट कोई नहीं, जो भी हमारे कंट्री का जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर आना है, एक ब्रांड बनाना है हमारा भी, ठीक है, जिससे कि दूसरे कंट्री में भी लोग जो है ना हमारे कंट्री के जो ब्रांड है उसको ऑप्ट करें, इस तरीके का लेकर आना है। साथ ही यहाँ पे जो है हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान देना है। इट मीन्स कि हमें जो है स्टेट लेवल जो यहाँ पे प्लान विजिबल रखना है, वो दोनों के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। साथ ही यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी करते रहना है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, जिससे कि वो बेटर तरीके से हमें फंडिंग भी प्रोवाइड करते रहे, और साथ ही साथ जो है जो भी यहाँ पे सहायता चाहिए वो उनसे मिलते रहे। साथ ही इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है ये यहाँ पे रोबस्ट होना चाहिए फंडिंग के लिए, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत बार हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्कीम होती है, लेकिन कई बार बेटर फंडिंग के कारण जो फंडिंग नहीं मिल पाती है उसके कारण जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो फंडिंग प्रोसेस भी हमारे यहाँ होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देखना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है हमारे बहुत बड़े बड़े फूड इम्पोर्टर्स जो है वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जाए एक्सपोर्टर्स के साथ। तो इस चीज़ को हमें भी यहाँ पे लेकर चलना है कि लंबे समय तक जो है हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जाए। ओके, तो ये आर्टिकल पूरा था हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर। तो पूरी तरीके से आज के डेट अभी आप लोग को ऐसा फील हो रहा होगा कि पूरी तरीके से जितनी भी प्रोडक्ट थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसको कैसे आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे, बस ये दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक फार्मर्स होने के नाते आप लोग सोचो कि आप अगर यहाँ पे खेती कर रहे हो और इस तरीके का अगर आप लोग अपने क्रॉप को, फसल को उगाते हो, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे पहुंचाना है, क्यों पहुंचाना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और आज के डेट में अगर स्लो डाउन है तो क्यों स्लो डाउन है और कैसे उससे ओवरकम होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो इसके बारे में समझते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या, ये क्यों क्रिएट किया गया। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो कि फाइनेंसिंग फैसिलिटी यहाँ पे है 1 लाख करोड़ तक का, और किस लिए, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये, ठीक है। तो अब इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं कि जो भी फंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, और आपको भी पता होना चाहिए। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कहने का मतलब है कि 100% जो यहाँ पे आपका फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। काम जो ये किया जा रहा है, ये जो आपका फंड क्रिएट किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है। यहाँ पे मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट सबवेंशंस और क्रेडिट गारंटी के थ्रू। इंटरेस्ट सबवेंशंस क्या होता है? इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि
कोई भी फार्मर्स है, अगर वो यहाँ पे लोन ले रहे हैं, मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का ये वो लोन ले लिए, ठीक है। 1 लाख करोड़ में जितना यहाँ पे वो जितना इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लिए हैं, मान लीजिए कि बहुत ही मिनिमम होता है 3% का इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लिए, तो टोटल कितना बनता है जब वो रीपेमेंट करने जाएंगे, यानी कि जब वो लोन लिए हैं फार्मर्स और वापस से जब वो आफ्टर सम मंथ्स या फिर सम ईयर्स वो जब रीपेमेंट करने जाएंगे, तो उनका टोटल अमाउंट कितना होगा, उनका बेसिक अमाउंट प्लस यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पे जोड़कर, तो अगर जितना भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा उसका यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब है कि सरकार इसका 2% जो है सरकार पे करेगी, ठीक है। पहले तो वो यहाँ पे आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट भी दे रही है, इंटरेस्ट रेट देने के बाद जो है अगर बाद में जब वो रिपेमेंट करेंगे पूरा टोटल, तो उसका 2% जो है या फिर 2.5% ये फिक्स होता है हर एक में, तो इतना जो है सरकार पे करेगी, ठीक है। इसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। क्रेडिट गारंटी है, यानी कि क्रेडिट दे दिया गया तो इसमें जो है एकदम आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस तरीके का गारंटी है। बेनिफिशरी देख लेते हैं कि कौन कौन है जो कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वो बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें किसान है, नो डाउट। इसके अलावा आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी भी देखने को मिलेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एफपीओ है। एफपीओ में क्या होते हैं कि कुछ कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि एक क्लस्टर है, यानी कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे यहाँ पे, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे फंड लिया जा सकता, मतलब कि ये आपका जो है अवेल कर सकते हैं। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है, साथ ही स्टार्टअप है, सेंट्रल और स्टेट एजेंसी है, लोकल बॉडी स्पॉन्सर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, वो सबको यहाँ पे बेनिफिशरीज है कि वो यहाँ से आपका 1 लाख करोड़ तक का जो यहाँ पे लोन है वो ले सकते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि सप्लाई चेन सर्विस है, जिसमें कि ई मार्केट प्लेटफॉर्म है, वेयर हाउसेज है, सिलॉस है, या फिर आपका कोल्ड चेन है, लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, तो ये सब यहाँ पे इंक्लूड है। साथ ही यहाँ पे बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट भी है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि स्मार्ट और प्रिसीशन एग्रीकल्चर के लिए बनाना है। बेसिकली ये जो फंड आपका क्रिएट किया जा रहा है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, जिसकी जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिक होता है, बेस होता है हमारे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पे आपका फ़ंड क्रिएट किया गया है। तो ये आपका 2 तरीके के प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस अगर फंड के अंदर देखें तो रुपीज़ जो 1 लाख करोड़ है ये प्रोवाइड किया जाएगा बैंकों के द्वारा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एज ए लोन दिया जाएगा, और इंटरेस्ट सबवेंशन देखिए कितना है, तो 3% पर एनम है, यानी कि 1 साल में, यानी कि 2 करोड़ तक का अगर लोन लिया जाता है तो यहाँ पे 1 साल में सरकार के द्वारा 3% जो आप इंटरेस्ट रेट के साथ यहाँ पे करोगे, तो उसका टोटल जो है 3% जो है सरकार के द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। इस स्कीम में अगर देखें तो ये कब से कब तक ऑपरेशनल है, 2020 से ये स्टार्ट होगा और ये 30 तक चलेगा। अगर हम लोग देखें तो 4 ईयर में ये जो डिस्पर्समेंट है ये सेक्शन आपका कितना किया जाएगा, तो 10,000 करोड़ तक का फर्स्ट ईयर में किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो 3 ईयर्स में है वहाँ पे 30,000 करोड़ तक का रखा जाएगा। मोराटोरियम भी दिया जाएगा। मोराटोरियम कहने का मतलब है कि कुछ छूट है, यानी कि मिनिमम जो है 6 मंथ में आप रीपेमेंट कर सकते हो और मैक्सिमम 2 साल में यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हो। जो भी लोन लिया गया है 2 साल तक यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मिनिमम 6 मंथ में जो है रीपेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ मोराटोरियम का भी कंसेप्ट रखा गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इस कोविड-19 को लेकर जो है आरबीआई के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा मोराटोरियम दिया जा रहा है ईएमआई वगैरह में, लोन वगैरह में, तो ये चीज़ों को यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। अगर इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये जो मैनेज किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा ऑनलाइन किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इसको देखा जाएगा। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होंगे जो कि रियल टाइम मॉनिटर करेंगे और एक अच्छा खासा इफेक्टिव फीडबैक यहाँ पे देंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसे है। फाइन। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक बेटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ये तो आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इसकी एक ज़रूरत है। तो क्यों है ये देख लेते हैं और कैसे है। 58% जो टोटल प्रोडक्शन है हमारे इंडिया का उसके लिए है एग्रीकल्चर और जो एलाइड एक्टिविटीज़ है, यानी कि खेती करने के साथ साथ जो है पशुपालन कर लिए या फिर इस तरीके का मुर्गी पालन कर लिए, तो ये सारा जो है एलाइड एक्टिविटीज़ में आता है। ये प्राइमरी इनकम सोर्स होता है और इसी के लिए हमारे यहाँ जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे रेज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे फार्म एक्टिविटीज़ को प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा रेज़ करते और जो फार्मिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। क्योंकि आप समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो है सारे फसलों को यहाँ पे रखा जा सकता है, तो इससे जो है
फसल बर्बाद बहुत कम होंगे, और फसल बर्बाद बहुत कम होंगे तो फार्मर्स पे जो लोड है वो कम होगा। तो 58% जो टोटल प्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इंडिया के पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट कर सके, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वैल्यू एडिशन, पैकिंग और ब्रांडिंग और गुड मार्केटिंग नेटवर्क जो है वो भी यहाँ पे फार्मर्स के इनकम को और ज़्यादा ऐड करेगा। साथ ही टेस्टिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि क्वालिटी और प्रोडक्ट को भी सही तरीके से टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, बट यूएस में, यूरोप में ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग लेवल होता है जिससे कि हमारे कुछ प्रोडक्ट जो है ना उस टेस्टिंग लेवल को पास ही नहीं कर पाते और वापस से हमारे कंट्री में आ जाता है। तो हमारे क्वालिटी जो चेक है ना, क्वालिटी चेक उनकी क्वालिटी चेक के अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए क्या होता है कि बहुत बार हमारे प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे जो है बेटर तरीके से टेस्टिंग फैसिलिटी हो पाएगा, और साथ ही जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो भी मॉडर्नाइज हो पाएगा, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे पूरी हो पाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इसमें वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे पब्लिक सर्विस, जैसे कि प्रोडक्शन फैसिलिटेट करना, यहाँ से प्रोक्योरमेंट करना, प्रोसेस करना, प्रिजर्व करना और ट्रेड करना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको बहुत ही बड़े कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है इनपुट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे बीज होंगे, फर्टिलाइज़र होंगे, पेस्टिसाइड्स, फार्म इक्विपमेंट और मशीनरी एक जगह मिलेगा। साथ ही रिसोर्स बेस्ड है, कहने का मतलब है कि वाटर, इरिगेशन या फिर फार्म पावर, एनर्जी ये दूसरी जगह मिलेगी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका रोड कनेक्टिविटी होगा कि फार्मर्स जो है मार्केट तक पहुँच सके, अपने फसल को पहुँचा सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, स्टोरेज हो सके, यानी कि सही तरीके से अपने फसल को स्टोर करके रख सके, फिर बाद में प्रोसेस भी हो, प्रिजर्वेशन भी हो। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर रिसर्च हो और एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे रिसर्च और जो आपका डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी सही तरीके से हो सके, जो कि इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो मेनली 4 कैटेगरी में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे आपका डिवाइड किया गया। एक तो है इनपुट बेस्ड, रिसोर्स बेस्ड, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ और भी स्कीम है हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ये इम्पैक्ट करते हैं। तो सरकार के द्वारा तो ढेरों यहाँ पे आप देखोगे कि लाखों स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से ऐसे स्कीम है जो कि हेल्पफुल है। सबसे पहला है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नैम है। ई नैम क्या है? एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। कहने का मतलब है कि ऑल ओवर द इंडिया में ये आपका एक ऑनलाइन पोर्टल चलता है, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग आज की डेट में जो APMC मंडी है ना, उसको यहाँ पे आपका देखा जाएगा। यानी कि आप ऑनलाइन देख सकते हो कि किस किस स्टेट में कैसे कहाँ कहाँ पे APMC मंडीज़ है, उसको यहाँ पे जोड़ा गया है और एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने की बात की गई है। ये वही APMC मंडी है जो कि आज के डेट में जो फार्म बिल आया है उसमें से ये APMC मंडी जो है हटने की बात की जा रही है, और जो फार्मर्स इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो APMC मंडीज़ है तो उसको यहाँ पे जोड़ा गया है ई नैम के थ्रू। सेकंड है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें कि यहाँ पे हर खेत को पानी, यानी कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे रखा गया है, इस स्कीम को लाया गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे आपके क्रॉप होंगे अगर एक एक ड्रॉप जो है फसलों पर जाएगा तो। सेकेंड है कि इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रमोट करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोड कनेक्टिविटी, जिसमें कि पक्की सड़कें बनाने की बात की गई है और कनेक्टिविटी है यहाँ पे टाउन सिटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसमें क्या है कि फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शंस यहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, और ये काफ़ी क्रूशियल भी है, जिसमें कि आपका एक अलग से एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर पावर सप्लाई का भी प्रोविज़न रखा गया है। तो ये कुछ ऐसे स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देख लेते हैं क्या क्या रोल यहाँ पे प्ले किया जा रहा है किस किस स्कीम के द्वारा। स्टेक होल्डर्स में अगर हम लोग फार्मर्स देखें, फार्मर्स में आपके FPO आ जाते हैं, PSCs, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट होगा इस स्कीम से? सबसे पहले जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो पाएगा। इससे क्या होगा कि फार्मर्स जो है वो अपने क्रॉप को डायरेक्टली सेल कर पाएंगे और कंज्यूमर बेसिस पे, ठीक है, इनसे उनको बेटर रिटर्न मिलेगा। और जो पोस्ट हार्वेस्ट समटाइम्स लॉस देखने को मिलता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज, या फिर यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट सही तरीके से नहीं हो पाता, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो वो यहाँ पे कम हो पाएगा। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को क्या है कि डायरेक्ट प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग जो है यहाँ पे एबल हो पाएगा, जिससे कि जो अनवेएबल
प्रोजेक्ट है करेंटली, उसको यहाँ पे जो है आपका इंटरेस्ट सबवेंशंस के थ्रू, इंसेंटिव्स और क्रेडिट गारंटी के थ्रू सपोर्ट भी मिल पाएगा। साथ ही साथ जो नेशनल फूड वेस्टेज परसेंटेज है, हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है फूड वेस्ट होता है। एक रिपोर्ट था जिसके थ्रू मैं ये पढ़ रही थी कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। सबसे पहला एग्जांपल तो आप पार्टीज़ में देखते हो कि बहुत सारे पार्टी में तो ऐसे ही फूड बर्बाद होते हैं, बच्चे बच्चे जो है पूरे मीन्स जो प्लेट होते हैं वो भर के ले लेते हैं। तो इस तरीके का फूड वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। जितना आपको खाना है उतने ही बस खाना लीजिए, ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो सारी चीज़ें प्लेट में भर लिए और बाद में फेंक दिए ले जाकर। तो ये बहुत मैक्सिमम होता है, इसलिए हम लोग जो है फूड वेस्टेज में सबसे आगे आते हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इस स्कीम से हमारा फूड वेस्टेज जो है वो कम हो जाए। फूड वेस्टेज एक तो ऐसे होता है, दूसरा जो है हमारा कोल्ड चेन या फिर स्टोरेज की कमी के कारण फूड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो वो कम हो पाएगा। साथ ही साथ अगर एग्री इंटरप्रेन्योर्स और जो स्टार्टअप्स है उनके बेसिस में देखें तो इससे क्या होगा ना कि न्यू सोच है, न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन से क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नया इनोवेशन हो पाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। बैंकिंग इकोसिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इकोसिस्टम्स आने से क्या होगा कि क्रेडिट गारंटी, इंसेंटिव्स और जो इंटरेस्ट सबवेंशंस है ये सब यहाँ पे फार्मर्स को मिल पाएगा, जिससे कि लोअर रिस्क होंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कस्टमर बेस होगा और पोर्टफोलियो का यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होगा। लार्जर रोल होगा, जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है, उनका रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट इकोसिस्टम है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। बेटर क्वालिटी और प्राइस हमें देखने को मिलेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो हमें जो है प्राइस बेटर देखने को मिलेगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि अनियन की प्राइस फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके जो है बढ़ते जा रही है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अनियन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है या फिर स्टॉक पाइलिंग कम हो जाता है या फिर ब्लैक जो होर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस कारण बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो प्राइस की भी और जो बेटर क्वालिटी है वो हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में देखें। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में देखते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये रिसेंटली ऐसा कहा गया है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को हमें मिडिल स्कूल लेवल पे ये पढ़ाना चाहिए, यानी कि बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो अभी नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकल कर आया है, जिसमें कि हमारे यहाँ पे जो 10+12 था, 10+2 था, इस फॉर्मूला को चेंज करके अब क्या आया है 5+3+3+4 आया है। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस की गई है, एक बेटर रिफॉर्म देखने को मिल रहा है आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक नया यहाँ पे कंसेप्ट जुड़ के आया है कि मिडिल स्कूल के बच्चों को यहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन भी पढ़ाना चाहिए। अब व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एजुकेशन? हम तो मिडिल स्कूल में है नहीं, तो हमें अभी पढ़ लेना चाहिए कि एग्रीकल्चर एजुकेशन होता क्या है। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन मेनली ये फोकस करेगा किस चीज़ पे? तो ये ऐसा नहीं है कि बस आप हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग या फिर फूड का प्रोडक्शंस, फाइबर, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ो। ये लिमिटेड ही नहीं है। एग्रीकल्चर अगर आप एजुकेशन देखोगे तो इसमें बहुत ही वाइड रेंज में आएगा, यानी कि खेती से रिलेटेड या फिर हमारे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये फिर आप आगे बढ़ो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सेल्स सर्विस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो एक वाइड रेंज है, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाता है जो कि एग्रीकल्चर एजुकेशन का है। इसमें आप देखोगे तो अप्लाइड साइंस को हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि अप्लाइड, अभी आप लोग जोग्राफी वगैरह पढ़ते हो ना, तो इसमें अप्लाइड साइंस देखने को मिलेगा और बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी देखने को मिलेगा। करंट स्टेटस ये देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर एजुकेशन इंडिया में देखोगे तो ये सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 3 यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी 65 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। साथ ही साथ आपको 4 जो है ये DUs देखने को मिलेंगे, जो कि मेनली फोकस करते हैं एजुकेशन जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में देते हैं। लेकिन ये तो हो गया बहुत देर के बाद पढ़ाई होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है। इससे सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इससे फ़ायदा होगा? सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगी। ठीक है, ये चीज़ें नहीं दी गई है बट अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगी। साथ ही सेल्फ रियलाइंस हो पाएगा विलेज और रूरल इकॉनमी का, यानी कि जो नॉलेज का फ्लो है एग्रीकल्चर के बारे में, बेसिक चीज़ें समझ पाएंगे। एग्रीकल्चर एक अपने आप में ही बहुत वास्ट आपको देखने को मिलेगा। इवन एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, तो इसमें काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉलेज अगर बच्चों को, लोगों को, अगर मान लीजिए कोई किसान का बेटा बेटी है, अगर वो इस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बेटर तरीके से हेल्प कर पाएंगे कि मिट्टी में
नाइट्रोजन की मात्रा कैसी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे मौसम में किस तरीके के पौधे नहीं क्रॉप उगाने चाहिए, कैसे बेटर तरीके से जो है फसल को उगाया जा सके, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे हो सके। सो देयर यहाँ पे आप देखोगे कि एन नंबर ऑफ़ यहाँ पे थिंग्स है जो कि बच्चे समझ पाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जो गाँव वगैरह में रहते हैं, जो इस तरीके का एग्रीकल्चर करते, खेती करते किसान भाई जो है, उनको काफ़ी फ़ायदा हो पाएगा और इससे जॉब भी बहुत ज़्यादा निकल कर आएगा। यानी कि जब बच्चे पढ़ेंगे समझेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ों पे जो है बेटर तरीके से काम कर पाएंगे और फिर इससे जॉब भी क्रिएट होगा और जो हमारे यहाँ इतना गरीबी है वो यहाँ पे विलेज लेवल से कम भी हो पाएगा। साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो और बेटर तरीके से इमर्ज हो पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में आप देखोगे तो ये हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है लॉस देखने को मिलता है। यानी कि फसल जब मान लीजिए कि यहाँ पे बेटर तरीके से जो है ना क्रॉप का प्रोडक्शन हो चुका है, फसल यहाँ पे बड़े हो चुके हैं, लेकिन वैसे ही आप देखते हो कि नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जो है बारिश नहीं हो पाता है, ड्रॉट आ जाता है या फिर फ्लड आ जाता है, तो भी फसल जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो हार्वेस्ट होने के बाद जो है फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें लॉस नहीं हो पाएगी। साथ ही सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो प्रमोट हो पाएगा। सबसे पहले बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे समझ पाएंगे कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। टेक्निकल एजुकेशन जो इस फील्ड में होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो समझ पाएंगे, माइक्रो इरिगेशन का कंसेप्ट समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो अर्ली एज में समझ पाएंगे, ज़ीरो बजटिंग फार्मिंग, ठीक है, और एक्यूरेट यूज़ यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र का किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप देखो कि हमारा जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी है वो भी यहाँ पे कम हो पाएगा, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो पाएगी। साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, तो उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। आगे चल के जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की फील्ड में अगर आप देखोगे तो बेटर तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सही हो पाएगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन की भी जो एक्सेस है वो भी हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। जो एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम है, इससे क्या होगा कि फार्मर की जो रिसर्च लिंकेज है ना वो यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। साथ ही जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना है। यानी कि इंडिया में इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि स्किल्ड स्टूडेंट की ज़रूरत है कि वो इस तरीके के, यानी कि बायो सेंसर हो गया और प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोफ्यूल्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, फार्म इक्विपमेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स में जो है ना एक स्किल्ड स्टूडेंट होना चाहिए जो बेटर तरीके से जो है रिसर्च कर सके टेक्नोलॉजीज़ में। ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट और इकॉनमी यहाँ पे बेटर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। तो ये सारी यहाँ पे बेनिफिट और सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो कि एग्रीकल्चर अगर एजुकेशन पढ़ाया जाता है बच्चों को तो इससे क्या फ़ायदा है। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर एजुकेशन में चैलेंजेस के बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एजुकेशन में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा कि इस तरीके का एग्रीकल्चर एजुकेशन पढ़ने के लिए यहाँ पे टैलेंटेड जो रूरल और अर्बन यूथ है उसको अट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो लो रिटर्न है, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपकी रीज़न है जिसके वजह से जो बच्चे हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो अर्बन क्षेत्र के हो वो यहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे। सेकेंड है कि जो फैकल्टी है उनकी कमी देखने को मिलेगी। अच्छे खासे जो फैकल्टी है आज के डेट में आप देखो कि साइंस और मैथ के भी अच्छे फैकल्टी नहीं अवेलेबल हो पाते, तो फिर एग्रीकल्चर एजुकेशन के अच्छे फैकल्टी अवेलेबल हो पाना ये थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रहा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे इशू है स्टेट इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट एफर्ट्स की कमी देखने को मिलता है और ये जो एग्रीकल्चर है ये आपको स्टेट सब्जेक्ट में ही देखने को मिलेगा। तो कुछ सेंट्रल बॉडी है जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये सिर्फ मात्र एक बॉडी है जो कि इस तरीके के अच्छे रोल यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ये इसकी भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फंडिंग का सपोर्ट सही तरीके से नहीं मिल पाता है। एग्रीकल्चर एजुकेशन को जॉब क्रिएशन के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करने का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना होगा। जब बच्चों को पता होगा कि वो एग्रीकल्चर एजुकेशन पढ़ेंगे तो इसके बाद उनको जॉब किस तरीके का मिलेगा तो वो इंश्योर कराया जाएगा, तभी यहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन को जो है बच्चे पढ़ पाएंगे। आउटडेटेड करिकुलम है, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ करिकुलम है जो कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए डे बाय डे वो अपग्रेड हो रहे हैं, बट और भी फील्ड यहाँ पे अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो उसको अपग्रेड करना है। साथ ही लैक ऑफ हॉलिस्टिक एजुकेशन है, पूरी तरीके से एजुकेशन होना चाहिए। एक आप देखो कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को रट्टू तोता बनाओ, बच्चों को एक अवेयर देना ज़रूरी है, बच्चों को अवेयरनेस फैलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अवेयर हो, एक जागरूक बच्चे हो, एक जागरूक नागरिक हो, जो भी पढ़ रहे हो वो समझ के पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें रट्टा नहीं मार रहे हो। तो इस तरीके का हॉलिस्टिक
एजुकेशन होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसको हम लोग को एक्सटेंड करना है, यानी कि प्री हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना कि बेसिक चीज़ें जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ना वो बच्चों को समझाना है और अच्छे तरीके से रूरल रीजन में भी इसको जो है एक एक्सटेंड करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को एकदम से इसके ऊपर एकदम एक होता है ना कि प्री हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में बस पढ़ा देना हटा देना, नहीं, इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ाना है जिससे कि बच्चे जो है बेसिक अंडरस्टैंड कर सके कि एग्रीकल्चर एजुकेशन है क्या। साथ ही जो आउटडेटेड करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसको अपग्रेड करना है। जितने भी हमारे अच्छे स्टाफ नहीं है, एकेडमी के स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं है, उनको बेटर ट्रेनिंग देना है। स्टूडेंट को यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग करनी है, उनको इंश्योर कराना है कि उनको सही तरीके का अच्छा जॉब मिलेगा एग्रीकल्चर एजुकेशन पढ़ने के बाद, उनका जो है फ्यूचर कैसा होगा। साथ ही एक्रेडिटेशंस जो सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो कि एक मॉडल एक्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, इसको डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट भी ये देते हैं। साथ ही फ़ंड रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को फ़ंड मिलेंगे तभी वो अच्छे फैकल्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे। साथ ही PPP मोड भी एजुकेशन में होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो ये जो मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ये भी इवॉल्व होना चाहिए, करिकुलम डिलीवरी हो सही से, एजुकेशन रिसर्च हो इस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो भी हमारे इंडिया के 58% ऑफ लोगों की। तो साथ ही साथ ये हमारे जो है GVA में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में आप देखोगे 16% तक का कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए इस सेक्टर का, जिससे कि हमारा जो फार्मर्स का इनकम को डबल करने का सपना है 2022 तक, वो यहाँ पे पूरा हो सके। और साथ ही साथ हमारा जो एग्रीकल्चर एजुकेशन का स्कोप है इंडिया में उसको और ज़्यादा हम लोग बढ़ा सके। तो ये पूरी आर्टिकल थी एग्रीकल्चर एजुकेशन को लेकर। लेकिन हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे एजुकेशन जो है एग्रीकल्चर के फील्ड को वो बढ़ा सके। तो बहुत सारे स्कीम्स भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले है आर्य, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इस स्कीम का यही एम है कि जो भी यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करना है, उनको एम्पावर करना है कि वो बहुत सारे एग्रीकल्चर, एलाइड और सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस को ले, जिससे कि उनका इनकम भी यहाँ पे बढ़े और एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिल सके स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। साथ ही एक डेडिकेटेड एग्रीकल्चर एजुकेशन पोर्टल भी है। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनसे। और साथ ही स्टूडेंट रेडी है, यानी कि ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि यहाँ पे बच्चों को रेडी किया जाता है। कहने का मतलब है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना है, यानी कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, अगर कोई भी यहाँ पे बच्चे हैं ऐसे जो कि अपना न्यू इनोवेशंस या फिर आइडिया यहाँ पे देना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे उनको रेडी किया जाएगा। साथ ही नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे क्या है कि हमारे कंट्री में जो नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर आना है यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है। हमारा जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिफरेंट जो इंटरनेशनल सबमिट है, जैसे कि इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट है, इंडो अफगान फेलोशिप स्कीम है। तो इनके साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसको सपोर्ट मिल सके इंडिया में। सो ये सारे स्कीम्स है जो कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एजुकेशन पे फोकस करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर वाला हमारा लेसन, जिसमें कि हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रमोशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो बहुत ही बेटर था, आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट का आंसर ज़रूर मिला होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये अगर लेसन आपको अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ला रही हूँ जिसमें कि आपका जो UPSC प्रीलिम्स 2020 का पेपर हुआ है उसको हम लोग बेटर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से कैसे आपको फोकस करके चलना है। क्योंकि अगर 2020 में आप छूट गए तो 2021 में आपको नहीं यहाँ पे मिस करना है। एक नया एंगल देखने को मिल रहा है तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि मैम क्वेश्चन बहुत अजीब तरीके के फ्रेम हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना क्या है, करंट अफेयर्स पढ़ना है कि स्टैटिक पढ़ना है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ों को क्लियर करके चल रही हूँ। साथ ही साथ आपको जो है डूज एंड डोंट्स भी बता रही हूँ, UPSC का माइंड गेम भी बता रही हूँ कि UPSC कैसे खेलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको प्रूफ के साथ बता रही हूँ कि देखिए ये टॉपिक आपका न्यूज़ में कब था, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे UPSC कहाँ से टॉपिक को कैच करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अलग तरीके के देखे होंगे जो कि
आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये भी मैं वहाँ पे आइडिया आपको बताती हूँ। तो देख लिया कीजिए, एक आपका लेसन आ चुका है, 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, 100 क्वेश्चंस को मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको कहीं ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट के लिए। तो आई बटन पर मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से ही है, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। आपको जितने भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं यूपीएससी के लिए और भी एग्जाम के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही हमारे जितनी भी यहाँ पे लेसन के लिंक है वो भी आपको वहीं पे मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।